हैं। तो सबसे पहले मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी डाबर फुटवेयर से, इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं पूरन डाबर जी। सर आप प्लीज़ मंच पर आएँ एक बार फिर से, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही गायत्री पब्लिक स्कूल से प्रद्युमन चतुर्वेदी जी इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं, आप भी प्लीज़ मंच पर आएँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगले पैनल में एक खास मेहमान हमारे साथ यहाँ इस चर्चा का हिस्सा बनने वाले हैं। भावना ग्रुप से भगत सिंह बघेल जी इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं, उन्हें भी मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी जो अगले पैनल में हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनेंगे। तो अलग अलग सेक्टर्स यानी व्यापारी वर्ग यहाँ पर क्या सोच रहा है आगरा के विकास को लेकर, ये जानेंगे, और साथ ही अभी क्या संभावनाएं बची हुई हैं एजुकेशन सेक्टर में, इस पैनल के जरिए ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आप तीनों का सर बहुत स्वागत है, आप प्लीज माइक ले लीजिए। तो देखिए, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि अलग अलग सेक्टर से हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। एजुकेशन सेक्टर से भी खास मेहमान हमारे बीच मौजूद हैं और साथ ही व्यापारी वर्ग से भी हमारे साथ कुछ व्यापारी इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहला जो मेरा सवाल है, डाबर फुटवेयर से पूरन डाबर जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। डाबर फुटवेयर किसी पहचान का मोहताज नहीं, लेकिन सर सबसे पहले आपकी जर्नी को लेकर मेरा आपसे सवाल, अभी तक की ये जर्नी कैसी रही, कैसे मन में आया इतना बड़ा कारोबार करने के लिए, और आज आपने एक बड़ी पहचान भी आगरा में ही नहीं अगर कहीं पूरे भारत में बनाई है, तो अलग कैसे है ये भी जरा आप बताइए। देखिए, अगर मैं ऐसा कहूँ कि जूता के उद्योग में बाई एक्सीडेंट परिवार कभी नहीं चाहता था कि जूते के उद्योग में मैं हूँ। नौकरी ही एक लगती है कि सरकारी नौकरी हो या बैंक की नौकरी उस समय रहती है, तो मैंने उस समय प्रयास किया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्रोफेशनल ऑफिसर में एक क्लियर किया, लेकिन इंटरव्यू में सफलता नहीं मिली। ऐसी ही एक घटना और दूसरे उसमें हुई इंटरव्यू में। तो मेरे एक मित्र थे, उस मित्र ने कहा कि आप किसी सरकारी इंटरव्यू में नहीं जाएं, कि इतना अच्छा करने के बाद भी आप इंटरव्यू में नहीं आपका हो पाया है। उस इंटरव्यू में जो टीम थी उनके साथ में सोर्सेज भी थे, उसके बावजूद नहीं हो पाया, तो कहीं ना कहीं ईश्वर ने आपके लिए बहुत कुछ और लिखा है। तो ऐसा ही था कि और जूता उद्योग में मैं उस समय विद्यार्थी परिषद में काफ़ी एक्टिव था, और राजकुमार सामा हमारे यहाँ के चिंता थे, वो जूता उद्योग में थे। तो उनके आने के बाद में जूता उद्योग के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी थी। और आगरा का जूता उद्योग विशेष तौर पर अगर देखा जाए तो उस समय जो रिटेल से शुरुआत की, और रिटेल से शुरुआत करने के बाद में 87 to 92 एक्सपोर्ट के लर्निंग ऑफ एक्सपोर्ट था, और 92 के बाद में 100% एक्सपोर्ट्स में आए। और उस बीच में काफ़ी एक लंबा सफ़र, जिसमें आगरा फुटवेयर मैन्युफैक्चर एक्सपोर्ट और चैम्बर की भी स्थापना की, और लगा कि जब तक एक कलेक्टिव एफर्ट्स ना किए जाएं, सबको साथ ना लेकर के चला जाए, तब तक हम अपनी विश्व में या उद्योग में पहचान नहीं बना सकते। तो ये एफमेक के माध्यम से हमने जो प्लेटफॉर्म खड़ा किया, और बहुत सारे लोगों को कि जिनको व्यवसाय करना है उनको बाहर निकलने की एक प्रेरणा दी, कि जर्मनी के फेयर्स में हो, इटली के फेयर्स में हो, एक कलेक्टिव एफर्ट्स करके हम लोगों ने जो प्रयास किए, वो आगरा में एक अच्छी पहचान मिली है उद्योग की दृष्टि से, और बहुत महत्वपूर्ण स्थान है जूता उद्योग का। और हम सीधे लगभग 4000 करोड़ का निर्यात आगरा से करते हैं, और 1000 करोड़ का निर्यात हमारा और होता है जो मर्चेंट एक्सपोर्टर्स के माध्यम से होता है। लगभग 5000 करोड़ का निर्यात एक काफ़ी अच्छा खासा फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग से हो या एम्प्लॉयमेंट की दृष्टि से हो, दोनों दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है। ठीक है, गायत्री पब्लिक स्कूल से प्रद्युमन चतुर्वेदी जी हमारे बीच मौजूद हैं। प्रद्युमन जी, अभी तक ये गायत्री पब्लिक स्कूल की जो जर्नी रही है, ये किस तरह की रही, और आपकी जर्नी अभी तक किस तरह की रही, और ये गायत्री पब्लिक स्कूल, ये जो नेम आपने रखा है, इसके पीछे क्या उद्देश्य था आपका? मैंने जब 2003 में स्कूल ज्वाइन किया, मेरी मदर ने 1986 में गायत्री स्कूल की स्थापना करी थी। सो शी वॉज अ सिंगल पेरेंट, तो 3 बच्चे थे, हम तीनों को भी पाला साथ में। और मुझे अच्छी तरह याद है, एक छोटा सा घर था, और उसी घर में एक कोने में स्कूल चल रहा था, और उसी ऑफिस था, और ऑफिस के पीछे ही हमारा बेडरूम था। तो मुझे वो दिन अच्छी तरह याद है जब माँ डील किया करती थी पेरेंट्स से और समझाया करती थी 1 to 1, और हम तब से एक तरीके से अभिमन्यु की तरह
ग्रास्प करने जा रहे थे वो चीज़ें. So after that, I did my schooling from St. Peter's. उसके बाद Symbiosis College पूना से graduation किया, and उसके बाद Cardiff University से UK में पोस्ट ग्रेजुएशन किया. PricewaterhouseCoopers में नौकरी लगी, नौकरी जाना शुरू किया. माँ का फ़ोन आया कि अंग्रेज़ों की नौकरी करोगे तो मैं स्कूल जाना बंद कर रही हूँ, तुरंत आ जाओ वापस. तो उस इंस्पिरेशन से वापस आके देखा यूपी बोर्ड का स्कूल था, और मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे लगा मैंने डिसीजन गलत लिया है. करीब 800 बच्चे थे उस समय स्कूल में, रेपुटेशन अच्छी थी स्कूल की. गलत इसलिए लिया डिसीजन, मुझे लगा बिकॉज उस समय यूपी बोर्ड का और शिक्षा का जो पास होने के क्राइटेरियाज थे, और जिस तरीके के सेंटर और जिस तरीके की चीटिंग का एक पूरा, जिसको शिक्षा माफिया भी कह सकते हैं, तो आई थॉट मैं तो यहाँ फिट ही नहीं हो पाऊँगा. देन इंस्पिरेशन दोबारा माँ से मिली, तो स्कूल को सीबीएसई में कन्वर्ट किया. सीबीएसई कन्वर्ट करने के बाद दूसरा स्कूल की 2011 में स्थापना करी. तो आई वुड ऑल इन ऑल से दैट मेरे ख्याल से एक डिवाइन प्रोविडेंस है, और माँ का आशीर्वाद है, और उनकी गाइडेंस है, और कभी कभार उनकी ज़बरदस्ती भी है. ठीक है. भावना ग्रुप से भगत सिंह जी आप हमारे बीच मौजूद हैं. भावना ग्रुप को लेकर थोड़ा सा दर्शकों को बताइए, और साथ ही अभी तक आपकी जर्नी किस तरह की रही है ये भी ज़रा बताइए. मैं इस रियल एस्टेट में 95 से हूँ, और एक छोटे से स्तर से इस व्यापार को स्टार्ट किया था. अब काफ़ी अच्छे स्किल पे इसको खड़ा कर लिया है. लेकिन इस रियल एस्टेट में भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो अब आने वाले समय में जो किसी को दिख नहीं रही हैं. अभी डीएम साहब चले गए, काफ़ी अवस्थी जी चले गए, डिस्कस होता तो सामने आती. तमाम चीज़ें अब रियल एस्टेट में पुराने 5 साल से कोई नया लेआउट पास नहीं हो रहा. जब से रेरा एक्ट आया है तब से आगरा में एक तरह का ग्रहण सा लग गया है रियल एस्टेट पे. उसके बारे में विचार करने की ज़रूरत है. जिस प्रकार से सरकार को थोड़ा सोचना पड़ेगा. लेकिन सर ये कहा गया कि रेरा के बाद तो चीज़ें बहुत सुधर गई नहीं, हैं. सुधर तो गई हैं, लीगल तो हो गई हैं, लेकिन पाबंदियां बहुत हैं. आप एनओसी लेने जाओ तो 12-13 एनओसी हैं, उनको लेते लेते 6 महीने लग जाते हैं. कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं है ना. मेनली आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अभी, जैसा कि आपने जिक्र किया अभी फायर मैं एनओसी का. नहीं कर रहा. नहीं, जो भी क्योंकि देखिए रियल जो भी एस्टेट से आप से जुड़े हुए एक लोग हैं, महत्वपूर्ण चेहरा है. जी. तो अगर जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, आप ही की तरह और भी ऐसे सभी कई लोग कर सारे रहे हैं. लोग होंगे ना. तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अभी आपको क्या लगता है कि क्या प्रॉब्लम्स है जिन पर ध्यान देने की जरूरत है. जैसे कि अभी अवस्थी जी ने एक जियो लाए जो 15 मीटर हाइट तक फायर की एनओसी मिल रही थी. वो बहुत अच्छा लाए, जिससे काफ़ी लोगों की सुविधा मिली. अब वो ही 18 मीटर तक ला रहे थे, तब तक वो आ नहीं पाया. अगर 18 मीटर तक और आ जाता तो काफ़ी लोगों को सुविधाएं मिल जाती. और जैसे नजूल की एनओसी, तहसील की एनओसी, नगर निगम की एनओसी, तमाम एनओसी इस प्रकार की हैं जिससे वहाँ चक्कर लगाते लगाते आदमी परेशान हो जाता है. यानी ये अभी आप प्रॉब्लम फेस कर नहीं, रहे ये हैं. प्रॉब्लम रियल एस्टेट काफ़ी प्रॉब्लम में चल रहा है. ठीक है. प्रद्युमन जी आपसे मेरा. मैं इसी पे थोड़ा सा ऐड करूँगा. हाँ जी. दैट सिर्फ रियल एस्टेट ही नहीं, एजुकेशन में अभी हम एक नया फ्री लर्निंग प्ले स्कूल बनाना चाह रहे थे, चाह रहे हैं, उम्मीद है. तो सबसे पहले 10 एनओसी थमा दी गई कि लेकर आनी है, और एक स्कूल बनाने का एक फ्री होल्ड लैंड पर नजूल, सीलिंग, फायर, वाटर, यहाँ तक कि टॉरेंट से भी एनओसी लेनी है, जल निगम से भी लेनी है. आई अंडरस्टैंड